नंबर 1 कहानी उस मुर्गे की जो बिना सिर के 18 महीनों तक रहा जिंदा, मालिक को मालामाल बनाकर त्यागे प्राण। कभी आपने सोचा है कि कोई जीव बिना सिर के रहे तो क्या होगा? आप सीधे कहेंगे कि ये तो निर्थक बात है और इसे सोचने का भी सवाल नहीं उठता, मगर अमेरिका में कई सालों पहले ऐसा हुआ है। 1945 में यहाँ एक मुर्गा बेहद फेमस हुआ जो 1 साल से ज्यादा वक्त तक बिना सिर के रहा। वो इतना फेमस हो गया कि दुनिया में उसके चर्चे हुए और आज अमेरिका हेडलेस चिकन के एक शहर में उसकी मूर्ति भी है। 10 सितंबर 1945 को कोलोराडो के फ्रूटा कोलोराडो स्थित एक खेत में लॉयड ओल्सेन नाम का एक किसान और मुर्गी पालन का व्यापार करने वाला शख्स पत्नी के साथ मिलकर मुर्गों को काट रहा था, जिससे वो उन्हें बाजार में बेच सके। उस दिन उसने करीब 40 से 50 मुर्गे काटे, मगर उसमें से एक मुर्गे माइक द हेडलेस चिकन ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि वो दुनिया में फेमस हो गया। लॉयड ने जैसे ही उस मुर्गे का सिर काटा, वो मरने की जगह वहाँ से भागने लगा। इधर उधर भागने के बाद उसे रात में एक डिब्बे में रख दिया गया। इसके बाद जब लॉयड अगले दिन उठे तो नजारा देखकर दंग हो गए। वो इसलिए क्योंकि मुर्गा जिंदा था। उन्होंने इस मुर्गे का नाम माइक रखा और धीरे धीरे वो दूसरों से इस बात की शर्त लगाने लगे कि उनके पास एक ऐसा मुर्गा जो बिना सिर के भी जिंदा है। धीरे धीरे ये बात फैली और मुर्गे की प्रदर्शनी अमेरिका भर में होने लगी। इस तरह लॉयड अपने मुर्गे को लेकर जगह जगह जाने लगे और उनकी कमाई भी होती गई। वो मुर्गे के खाने की नली में सीधे लिक्विड खाना डालते थे। इसके अलावा गले से म्यूकस को सीरिंज के सहारे निकालना पड़ता था। 17 मार्च 1947 को वो और उनकी पत्नी टूर पर थे और एरिजोना के होटल में सो रहे थे जब उन्हें मुर्गे की आवाज आई। उसका गला म्यूकस से जकड़ रहा था और वो किसी भी तरह से उसे बचाने की कोशिश करने लगे, मगर उस वक्त उनके पास सीरिंज नहीं थी। तब मुर्गे की मौत हो गई, मगर वो पहले से ही काफी रुपए कमा चुका था। अब सवाल ये उठता है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? दरअसल मुर्गे का मुख्य दिमाग उसकी आंखों के पीछे यानी खोपड़ी के पिछले भाग में होता है। ऐसे में जब लॉयड ने मुर्गे का सिर काटा तो उसका पिछला हिस्सा शरीर से जुड़ा रह गया। इस तरह उसका दिमाग बाकी शरीर को सिंगल देता रहा। यही वजह है कि माइक अचानक से भागने लगता था। ये एक तरह का चमत्कार ही है कि माइक इतने महीनों तक जिंदा रहा। उसका एक पुतला फ्रूटा में भी लगा हुआ है। वहाँ अब हेडलेस चिकन फेस्टिवल हर साल होता है। नंबर 2, चंद्रमा पर परमाणु बम फोड़ना चाहता था। अमेरिका खुलासे से दुनिया में मची हलचल। अमेरिका प्लान टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन मून। अमेरिकी सरकार की एक योजना के बारे में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद दुनिया में हलचल मच गई है। एक दस्तावेज में बताया गया है कि अमेरिका चंद्रमा पर परमाणु बम विस्फोट न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स करने की योजना पर विचार कर रहा था। इसका मकसद चंद्रमा पर सुरंग बनाना था, जिस पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका की तरफ से काफी पैसा भी खर्च किया गया है। इन दस्तावेजों में 1600 पेजों की रिपोर्ट, प्रस्ताव, कॉन्ट्रैक्ट और मीटिंग के नोट्स को शामिल किया है। इससे अमेरिका की सरकार के एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम AATIP के मकसद का पता चला है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया है। 2012 तक सक्रिय भूमिका में था। जब इस प्रोग्राम के पूर्व निदेशक ने साल 2017 में पेंटागन से इस्तीफा दिया तो लोगों को इसके बारे में पता चला। उस समय AATIP गुप्त UFO कार्यक्रम के लिए जाना जाता था। पूर्व निदेशक लुइस एलिसोंडो ने इस्तीफा देने के बाद कई UFO वीडियो लीक किए थे, जिनकी उस दौर में खूब चर्चा हुई थी। अब इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अमेरिकी सरकार UFO के अलावा भी इस प्रोग्राम के तहत कई योजनाओं पर काम कर रही थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को कभी लागू नहीं किया गया। इस योजना के तहत थर्मोन्यूक्लियर उपकरणों के इस्तेमाल से चांद के क्रस्ट और मेंटल तक एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव था। इन दस्तावेजों के मुताबिक यह प्रस्तावित मिशन बेहद हल्के धातुओं की खोज के लिए था। अधिकारियों का कहना है कि चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोट की जरूरत थी। रिपोर्टों में बताया गया है कि चंद्रमा में सुरंग के निर्माण से नकारात्मक द्रव्यमान का पता लगाने में मदद मिलेगी। अगर वहां पर निगेटिव मास मौजूद रहेगा तो इंटरस्टेलर अंतरिक्ष उड़ान में बड़ा बदलाव आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रमा के केंद्र में जिन धातुओं की तलाश है वह स्टील से 1 लाख गुना हल्की हो सकती हैं। इसके बावजूद भी वह स्टील जितनी ही मजबूत रहती हैं। इन धातुओं का इस्तेमाल अंतरिक्ष यान बनाने में हो सकता था। इससे अंतरिक्ष यान को बेहद कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती। इससे पहले भी अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु हमला करने का विचार किया था। शीत युद्ध के समय अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसी योजना पर चर्चा की थी। 1950 के दशक में इस योजना को तैयार किया गया था, जिसका A119 प्रोग्राम नाम
नाम था। 3 ब्रेन सर्जरी हजारों साल पहले भी हुई थी, लेकिन नहीं हो पाई थी सफल। खुलासे से साइंटिस्ट भी हैरान। मेडिकल साइंस खुद को आधुनिक युग मानता है और अक्सर पुरानी घटनाओं को कसौटी पर कसकर खारिज कर देता है, पर जब सदियों पुराने राज लोगों के सामने आते हैं तो फिर सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। ऐसा ही एक मामला हाल में सामने आया है। अगर कोई आपसे कहे कि आज से हजारों साल पहले भी ब्रेन सर्जरी होती थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, पर वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर पता चला है कि आज से तकरीबन 3500 साल पहले एक सर्जरी की गई थी, और वह भी ब्रेन की, जिसे काफी जटिल माना जाता है। विज्ञान साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पुरातत्वविदों को इजराइल के प्राचीन शहर तेल मेगिद्दो में एक मकबरे की खुदाई के दौरान एक कब्र मिली थी। यह 1550 ईसा पूर्व और 1450 ईसा पूर्व के बीच की बताई जा रही है। रिसर्च से पता चला कि 2 सगे भाइयों को यहाँ दफन किया गया था, जिनकी उम्र तकरीबन 20 से 40 साल के बीच रही होगी। पड़ताल में पता चला कि उन दोनों भाइयों की मृत्यु से पहले ब्रेन सर्जरी की गई थी। साइंटिस्ट इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद उस शख्स को जिंदा बचाने के लिए यह कोशिश की गई होगी, लेकिन लगता है कि वह सफल नहीं रही। उनका यहाँ तक दावा है कि प्राचीन काल में भी ब्रेन सर्जरी की तकनीक मौजूद थी। सर्जरी की इस तकनीक को ट्रेफिनेशन के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक एक भाई के सिर में कोणीय नोकदार ट्रेफिनेशन था, यानी उसकी खोपड़ी में गहरा छेद किया गया था। ललाट की हड्डी पर 4 लाइनें मिली हैं। इन्हीं के जरिए सिर में 30 मिलीमीटर 1.2 इंच चौकोर आकार का छेद बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि उस वक्त के वैद्य ने ऑपरेशन के जरिए उस शख्स के सिर से हड्डी के टुकड़े को बाहर निकाला होगा और शायद उसकी जांच की गई होगी। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पहले के जमाने में ट्रेफिनेशन तकनीक के जरिए सर्जरी के सबूत मिलते हैं। रिसर्च से सह लेखक और यूनिवर्सिटी ऑफ हैफा स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड मैरीटाइम कल्चर के डायरेक्टर फिंकेलस्टीन ने इस इलाके के बारे में बताया है। उन्होंने कहा, यह शहर भूमि मार्ग से मिस्र, सीरिया, मेसोपोटामिया और अनातोलिया को जोड़ता था। काफी सारा व्यापार इसी रास्ते से होता था। दोनों भाई या तो समाज के उच्च श्रेणी के कुलीन सदस्य थे या शायद राजघराने के सदस्य भी थे, क्योंकि इन दोनों को साइप्रट मिट्टी के बर्तनों, भोजन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के साथ दफनाया गया था। नंबर 4, यह है दुनिया की सबसे महंगी किताब। दुनिया की सबसे महंगी किताब कॉडेक्स लेस्टर 15वीं सदी में लिखी गई थी। कॉडेक्स लेस्टर को लियोनार्डो द विंची द्वारा लिखा गया है। विंसी का यह सबसे प्रसिद्ध साइंटिफिक जर्नल है। विंची द्वारा लिखा गई ये किताब 72 पेज की है और लियोनार्डो द विंची की हस्तलिखित पांडुलिपि है। दुनिया की सबसे महंगी किताब कहे जाने वाली कॉडेक्स लेस्टर की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है। विंची ने इस जर्नल में हर चीज पर महान चिंतन किया है, जो जीवाश्म से लेकर पानी के मूवमेंट तक, जिससे चंद्रमा प्रकाशित होता है, शामिल है। विंची की कॉडेक्स लेस्टर पहली बार 1717 में थॉमस कुक ने खरीदी थी, जो बाद में अर्ल ऑफ लिसेस्टर बन गए। इसके बाद 1980 में लिसेस्टर एस्टेट ने इसे अरमांड हैमर से खरीदा था। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने इसे 1994 में 200.2 करोड़ रुपए में खरीदकर दुनिया में सबसे महंगी किताब खरीदने का रिकॉर्ड बनाया। नंबर 5, वो युद्ध जो 20 साल तक चला। इस देश पर हर 8 मिनट में गिरा एक बम, गई थी लाखों लोगों की जान। वियतनाम युद्ध। शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई एक विनाशकारी लड़ाई थी। यह लड़ाई साल 1955 में शुरू होकर 1975 में जाकर खत्म हुई थी। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की सरकार के बीच हुआ था। इस युद्ध को द्वितीय हिंद चीन युद्ध भी कहा जाता है। उत्तरी वियतनाम की सेना को चीनी जनवादी गणराज्य और अन्य साम्यवादी देशों से समर्थन प्राप्त था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही दक्षिणी वियतनाम की सेना थी। युद्ध तब और भी भयानक तब हो गया था जब लाओस देश ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी धरती पर लड़ाई के लिए इजाजत दे दी थी। लाओस की इस हरकत से अमेरिका बौखला गया और उसने वायुसेना के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के इस छोटे से देश लाओस पर बमों की जैसे बरसात ही कर दी। कहते हैं कि अमेरिका ने साल 1964 से लेकर 1973 तक पूरे 9 साल लाओस पर हर 8 मिनट में बम गिराए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने प्रतिदिन करीब 15 करोड़ रुपए के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लाओस पर बमबारी करने में ही खर्च कर दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1964 से 2773 तक अमेरिका ने वियतनाम पर करीब 260 मिलियन यानी 26 करोड़ क्लस्टर बम दागे थे। एक अनुमान के मुताबिक इस भीषण युद्ध में 30 लाख से भी ज्यादा लोग
लोग की मौत हुई थी। इसमें 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। कई लोगों का कहना है कि इसमें अमेरिका की हार हुई थी, जबकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि 20 साल तक चले इस भीषण युद्ध की वजह से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वह युद्ध से पीछे हट गया था। उसके बाद कम्युनिस्ट मित्रों का समर्थन प्राप्त उत्तरी वियतनाम की सेना ने देश के सबसे बड़े शहर साइगोन पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ साल 1975 में यह भीषण युद्ध समाप्त हुआ था। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 2 में सैनिक गोद में उठा लेते थे। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स काफी पॉपुलर है और युवा शान की सवारी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रॉयल एनफील्ड बाइक फौजी अपनी गोद में उठा लेते थे। इस मोटरसाइकिल का एक मॉडल ऐसा था जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बड़ी भूमिका निभाई। 1945 में जर्मनी की ओर से सरेंडर करने के बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, जिसमें गाड़ियों की भागीदारी भी थी। विश्व युद्ध के दौरान अलाइड फोर्सेस के फौजियों ने रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली चलाई थी, जो गोद में भी उठा लेते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एनफील्ड की बाइक्स ऑन ऑर्डर की गई थी, जिनमें 125 सीसी का इंजन लगा हुआ था। रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली का वजन खास तौर पर सिर्फ 56 किलोग्राम रखा गया था। रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी। इस हल्की बाइक का पहला ऑर्डर 4000 यूनिट था, जिसे आसानी से युद्ध स्थल तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।